Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, आज हम हिंदी शिक्षण का टेस्ट नंबर 34वां करने वाले हैं। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। शानदार प्रैक्टिस आपकी इस टेस्ट सीरीज से हो जाएगी। बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट सीरीज जो ये सभी विषयों की चला रखी है, इसको अगर आप लगातार ज्वाइन करके रखते हो तो एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए, संपूर्ण नवीन सिलेबस से 30 क्वेश्चन आज हम करेंगे। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है साथियों, ये चाहे आपके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी हो या लैंग्वेज सेकंड हिंदी हो। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे। अगाड़ी का सही तत्सम शब्द है। साथियों, ये टॉपिक वैसे तो एक दो सब्जेक्ट से हटा लिया गया है हिंदी में, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में ये टॉपिक आपको हिंदी के अंतर्गत मिल जाएगा रीट एग्जाम के लिए। तो साथियों, अगला, आगे का, अग्रवर्ती और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, अगाड़ी जो कि एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है अग्रवर्ती। क्या होता है मित्रों? अग्रवर्ती होता है। यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 2 की ओर। बिल्कुल निराश आपको नहीं होना है, लगातार तैयारी जारी रखनी है साथियों, तभी आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही है? संग का असंग, आकाश का धरती, अवनत का अनत और स्तुति का निंदा। तो मित्रों, इनमें से सही विलोम युग्म शब्द आपको बताना है। तो अगर हम बात करें संग की, तो संग का असंग नहीं होता है साथियों, आकाश का धरती नहीं होता है, पाताल होता है, अवनत का अनत नहीं, उन्नत होता है। तो ये तीनों गलत है। स्तुति का निंदा होता है। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्यय के योग से बना शब्द है। विनय, विनम्रता, अनार और महान। तो कौन सा शब्द यहाँ पर प्रत्यय के योग से बना है साथियों? पहले शब्द की अगर हम बात करें, विनय में वी उपसर्ग है, न कि प्रत्यय कोई भी नहीं है। अनार में भी कोई प्रत्यय नहीं है, महान में भी कोई प्रत्यय नहीं है, लेकिन विनम्रता में वी उपसर्ग है, नम्र मूल शब्द है और ता यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है। अतः यहाँ पर विनम्रता शब्द प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द है। सेकंड विकल्प आपका प्रश्न नंबर 3 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। लिखना पढ़ना का संधि पद है। लिखना पढ़ना, लिखा पढ़ी, लिख पढ़ और लिखना पढ़। तो साथियों देखिए, मूल रूप से तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि स्वर व्यंजन विसर्ग संधि हो रही है, लेकिन कुछ हिंदी में विशिष्ट संधियाँ होती है। जैसे लिखना पढ़ना, तो यहाँ पर शब्द बनता है लिखा पढ़ी। जैसे पानी प्लस घाट शब्द बनता है पनघट। ये कुछ विशिष्ट संधियाँ हिंदी के अंतर्गत आती है। सेकंड विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। दीर्घायु पद में समास है। क्रमधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, और यहाँ पर 2 बार तत्पुरुष हो गए, सॉरी, एक बहुब्रीहि लिखा था। तो यहाँ चौथे विकल्प को मान लीजिए बहुब्रीहि। हालांकि देखिएगा, दीर्घायु की अगर हम बात करें तो दीर्घायु में दीर्घ है, जिसकी आयु की विशेषता बताई जा रही है कि आयु कैसी है? दीर्घ है। दीर्घ मतलब लंबी है साथियों। तो यहाँ पर जहाँ विशेषता बताई जाती है और तीसरा अर्थ नहीं निकले, ऐसे शब्द में क्रमधारय समास आपके होता है। प्रथम विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 5 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। छाती के बल चलने वाला क्या कहा जाता है? विहग, खग, उरग और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, खग तो आसमान में उड़ते हैं और जो छाती के बल चलता है उसको कहा जाता है साथियों उरग। क्या कहा जाता है? उसको उरग कहा जाता है। थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो 7वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। सही पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इनमें से? प्रोढ़ का प्रोढ़ा, भावच का भोजाई, कोवा का कोई, शराब का शराबी। तो मित्रों यहाँ पर देखिए, कोवा का कोई तो होगा नहीं, कोवा का तो मादा कोवा होता है। शराब का शराबी, तो शराब मूल रूप से ही स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग नहीं बनेगा। भावच का भोजाई नहीं होता है। सही आंसर है प्रोढ़ का प्रोढ़ा। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 7 में आपके। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा वाक्य है? वह आता होगा, वह आ रहा था, वह आया था और तुमने खाया होगा। तो साथियों देखिए, तुमने खाया होगा, यहाँ तो संदेह है, तो संदिग्ध भूतकाल हो गया। वह आया था मतलब पूर्ण आ गया था वो, तो ये पूर्ण भूतकाल में चला जाएगा।
वह आता होगा, आता होगा मतलब यहाँ पर भी ये अपूर्ण भूत में नहीं है, बल्कि दूसरा विकल्प है वह आ रहा था। तो साथियों वह आ रहा था ही आपके अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। सेकंड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। तो 9वां क्वेश्चन, आज पढ़ने की इच्छा नहीं है क्योंकि आज गर्मी बहुत है का सरल वाक्य है। अधिक गर्मी के कारण आज पढ़ने की इच्छा नहीं है। आज पढ़ने की इच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है इसलिए पढ़ने की इच्छा नहीं है, और उपरोक्त सभी। तो साथियों प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर आपको बताना है। अब प्रश्न जो पूछ रहा है कि आज पढ़ने की इच्छा नहीं है क्योंकि आज गर्मी बहुत है, इसका सरल वाक्य बनाना है। तो साथियों गर्मी बहुत है इसलिए पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो यहाँ पर ये तो मिश्र बन गया। आज पढ़ने की इच्छा नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत अधिक है। तो साथियों ये भी सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है। प्रथम विकल्प जो है अधिक गर्मी के कारण आज पढ़ने की इच्छा नहीं है, ये यहाँ पर इसका सरल वाक्य बनेगा। प्रथम विकल्प आपके 9वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो 10वां क्वेश्चन, क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। मैंने उस स्थान को देखा है जहां पर भगत सिंह पैदा हुए थे। उसके द्वारा मेरी मदद करना मेरे लिए घातक सिद्ध हुआ। तुम बीमार पड़ गए क्योंकि तुम कसरत नहीं करते थे, और रमेश दूध पीकर स्कूल चला गया। तो साथियों क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य मतलब यहाँ पर मिश्र वाक्य का जो भेद है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, वो पूछा है कि कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है, तुम बीमार पड़ गए क्योंकि तुम कसरत नहीं करते थे। तो यहाँ बीमार पड़ने की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है क्रिया की। तुम बीमार पड़ गए यहाँ पर क्रिया है साथियों। यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि क्यों पड़ गए, क्योंकि तुम कसरत नहीं करते हो। थर्ड विकल्प यहाँ पर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 11 पर। 11वां क्वेश्चन, 99 के फेर में पड़ना, इसका क्या अर्थ होगा? धन जोड़ने की चिंता में रहना, व्यर्थ के चक्कर में फंसना, गिनती के फेर में पड़ना और आगे पीछे होना। तो कोई कहते हैं ना कि 99 के फेर में पड़ गया, मतलब धन के चक्कर में पड़ गया, धन जोड़ने की चिंता में रहना। साथियों इसका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 11 में। 99 के फेर में पड़ना मतलब धन जोड़ने की चिंता में रहना। विकल्प 1 सही है 11वें क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। जो कार्य धीरे धीरे होता है वह अच्छा होता है से संबंधित लोकोक्ति है। फल आय तो मीठे होई, सहज पके सो मीठा, ऋतु आए फल होई, धैर्य पूर्वक कार्य करना। तो साथियों 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। साथियों इसके सही आंसर की बात करें तो इसका दूसरा विकल्प सही है, सहज पके सो मीठा। सहज मतलब आराम से जो चीज पकती है वो मीठी होती है, मतलब जो कार्य धीरे धीरे होता है वह अच्छा होता है। सेकंड विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। देखो और कहो विधि का प्रयोग क्या सीखने के लिए किया जाता है? स स्वर वाचन, मौन वाचन, कहानी वाचन और लेखन। देखकर कह रहे हैं तो लेखन तो सीखेंगे नहीं, कह रहे हैं तो मौन वाचन भी नहीं होगा, बल्कि देखो और कहो विधि के प्रयोग से स स्वर वाचन सीखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है आपके 13वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। 14वां क्वेश्चन मित्रों, गहन अध्ययनिष्ठ शिक्षण में मौन वाचन किन कक्षाओं से प्रारंभ किया जाना उचित होगा? प्रथम कक्षा से, उच्च कक्षाओं से, प्राथमिक कक्षाओं से और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों गहन अध्ययनिष्ठ शिक्षण की अगर हम बात करें तो इस मौन वाचन का प्रयोग उच्च कक्षाओं से किया जाता है, जबकि नॉर्मली अगर क्वेश्चन पूछता कि मौन वाचन किन कक्षाओं से आरंभ किया जाना चाहिए तो फिर वहां पर प्राथमिक हो सकता था, लेकिन गहन अध्ययनिष्ठ आते ही फिर उच्च कक्षा आपका राइट आंसर रहेगा। तो सेकंड विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। हिंदी शिक्षण में मानसिक विकलांग छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? प्रश्नोत्तर विधि, पुस्तक विधि, समस्या विधि और ड्रेकाली विधि। तो मानसिक विकलांग छात्रों के लिए सही विधि का चयन कीजिए, कौन सी विधि सही रहेगी? साथियों अलग से ड्रेकाली के द्वारा एक विधि दी गई है जिसका नाम है ड्रेकाली विधि। तो ये मानसिक रूप से जो विमंदित छात्र हैं ऐसे बालकों के लिए ही इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर चौथा विकल्प सही है आपके प्रश्न नंबर 15 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। 16वां क्वेश्चन मित्रों, निम्न में से कौन सी रचना शिक्षण की विधि नहीं है? परामर्श विधि, भाष्य विधि, रूपरेखा विधि और निर्देशन विधि। तो मित्रों
देखिए कौन सी रचना शिक्षण की विधि नहीं है। परामर्श विधि भी रचना शिक्षण की विधि है। रूपरेखा विधि तो मूल रूप से रचना शिक्षण की है। निर्देशन विधि भी रचना में है, लेकिन भाष्य विधि साथियों पद्य शिक्षण के अंतर्गत आ जाती है, न कि रचना शिक्षण की। तो यहाँ आपका फिर रचना शिक्षण की विधियों में कौन सम्मिलित नहीं है? भाष्य विधि सम्मिलित नहीं है। सेकंड विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। 17वां क्वेश्चन साथियों, प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि से शिक्षा देते थे? आगमन विधि, व्याख्यान विधि, खोज विधि और प्रयोगशाला विधि। तो प्राचीन काल की अगर हम बात करें, प्राचीन काल में आगमन विधि चलती नहीं थी, प्रयोगशाला और खोज विधि भी नहीं, बल्कि जो गुरु थे वो अपने शिष्यों को व्याख्यान विधि के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान किया करते थे साथियों। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, साधारणतः भावों की अधिकाधिक अभिव्यक्ति होती है। निबंध में होती है, गद्य में होती है, नाटक में होती है और पद्य में होती है। तो भावों की अभिव्यक्ति की अगर बात की जाए साथियों तो किस में रहेगी साथियों? राइट आंसर प्रश्न नंबर 18 में। तो मित्रों गद्य शिक्षण में ही सर्वाधिक भावों की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। देखिए यहाँ पद्य शिक्षण इसलिए राइट नहीं है क्योंकि पद्य शिक्षण में तो भाव ग्रहण किए जाते हैं, और अधिकाधिक अभिव्यक्ति की बात करें भावों की तो साथियों जो विचार होते हैं वो गद्य शिक्षण में ही सबसे ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर सेकंड विकल्प सही रहेगा 18वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 19वां क्वेश्चन है, सस्वर वाचन का अभ्यास कौन सी कक्षाओं में होता है? छोटी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में। तो सस्वर वाचन सबसे ज़्यादा आपने खुद ने अनुभव किया होगा, जब हम छोटे थे तो हम जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे उस टाइम पे, छोटी मतलब तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 1, 2, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा सस्वर वाचन हमसे करवाया जाता था। जैसे है पूरी कक्षा से ही एक साथ कोई गीत गवाया जाना, पूरी कक्षा से ही एक साथ वर्णमाला बोलाई जाती थी, इस प्रकार से। तो साथियों ये छोटी कक्षाओं में होता है। आपका प्रथम विकल्प सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। तो 20वां क्वेश्चन मित्रों, मौन वाचन कहाँ नहीं किया जा सकता है? पुस्तकालय में, वाचनालय में, विद्यालय में और अभिनंदन सभा में। मित्रों पुस्तकालय में तो मौन वाचन ही होता है, वाचनालय, विद्यालय में भी आप मौन वाचन कर सकते हो, लेकिन अभिनंदन सभा, अभिनंदन करोगे तो मौन रूप से बिना बोले ही थोड़ी किसी का अभिनंदन किया जाता है। अभिनंदन सभा में तो कुछ बोल करके, जैसे गद्य का हुआ, पद्य का हुआ, कुछ भी चीज़ें बोल करके ही अभिनंदन किया जाता है। तो साथियों अभिनंदन सभा में मौन वाचन नहीं किया जा सकता है। 20वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। मित्रों प्रश्न नंबर आपके 21 आता है, ये देखिएगा, अध्यापक अभ्यास हेतु थोड़े से समय के लिए छोटे से समूह को चुनता है और इस अवधि में किसी एक ही कौशल का उससे अभ्यास कराया जाता है। यह कौन सी अध्यापन प्रणाली है? स्थूल अध्यापन प्रणाली, गहन अध्यापन प्रणाली, सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली और व्यापक अध्यापन प्रणाली। तो मित्रों थोड़े से समय के लिए मतलब टाइम कम लगता है, छोटे से समूह को चुन लिया और उसमें एक कौशल का ही अभ्यास करा रहे, तो ऐसा माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण या सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली में होता है। थर्ड विकल्प आपके यहाँ 21 में सही है, थर्ड विकल्प। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं मौन वाचन में, सस्वर वाचन में, लेखन शिक्षण में और उपयुक्त सभी में। तो मित्रों मॉन्टेसरी विधि का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा। इसका उपयोग हमेशा लेखन शिक्षण के लिए किया जाता है। ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग पर इन्होंने सर्वाधिक बल दिया था साथियों, लेखन शिक्षण के अंतर्गत। थर्ड विकल्प आपका इसमें सही है 22वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 23 की ओर। वर्तमान में विधा संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अभिनय और उपरोक्त सभी। तो साथियों विधा की बात करें तो विधा तो सॉफ्टवेयर में प्रयोग होगी और माध्यम हार्डवेयर में प्रयोग होगा साथियों, ठीक है। विधा तो सॉफ्टवेयर में और माध्यम हार्डवेयर में। तो यहाँ विधा की पूछी है तो फिर सॉफ्टवेयर वाला आपका विकल्प सही है, दूसरा विकल्प 23वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। शिक्षण सहायक सामग्री को मुख्यतः कितने भागों में इंद्रियों के आधार पर बांटा गया है?
6, 2, 3 और 4। तो साथियों इंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है आपके श्रव्य सामग्री, एक होती है आपके दृश्य सामग्री और एक होती है आपके श्रव्य दृश्य सामग्री। तो साथियों यहाँ पर तीसरा विकल्प सही रहेगा 24 में 3 वाला। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 24 को, 24वां क्वेश्चन। साथियों सॉरी यहाँ पर ये 24वां ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन देखेंगे। एपिडाइस्कोप उपकरण काम में आता है चित्रों को बड़े आकार में दिखाने हेतु, चित्रों को समान आकार में दिखाने हेतु, चित्रों को छोटे आकार में दिखाने हेतु और इनमें से कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो साथियों एपिडाइस्कोप का नाम सभी ने सुना होगा। समान या छोटे आकार में दिखाने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि चित्रों को बड़े आकार में दिखाने के लिए एपिडाइस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कि कोई भी चीज़ छोटी होती है तो एपिडाइस्कोप के माध्यम से बड़ा करके उसको दिखाया जाता है। विकल्प नंबर 1 सही है आपके प्रश्न नंबर 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी दृश्य सामग्री है श्यामपट्ट, चार्ट्स, प्रतिरूप और चित्र। तो साथियों सर्वाधिक उपयोगी, सबसे ज़्यादा उपयोग किसका किया जाता है? कक्षा शिक्षण में सबसे ज़्यादा उपयोग श्यामपट्ट का किया जाता है। किसका किया जाता है? श्यामपट्ट का। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा 26 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 27 को, 27वां क्वेश्चन। लिखित परीक्षा द्वारा उचित मापन होता है ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का, क्रियात्मक पक्ष का और सभी पक्षों का। तो साथियों लिखित परीक्षा द्वारा उचित मापन सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का होता है। भावात्मक पक्ष के लिए अलग मापनियाँ होती है। क्रियात्मक पक्ष का मापन प्रायोगिक परीक्षाओं के द्वारा होता है, न कि लिखित परीक्षाओं के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही है 27 में। नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 28 को, 28वां क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच हेतु किया जाने वाला परीक्षण कहलाता है निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और उक्त सभी। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत मतलब बच्चों को जब आपने पढ़ा दिया है उसके बाद में छात्रों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, इसकी जांच हेतु जो परीक्षण करते हैं उसको उपलब्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। साथियों यहाँ आपका कौन सा विकल्प सही है? 3rd विकल्प सही है प्रश्न नंबर 28 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 29 में। निम्न में से विराम चिन्हों के सही प्रयोग वाला वाक्य है काश वह जिंदा होता, काश वह जिंदा होता, काश वह जिंदा होता। विराम चिन्हों को देख लीजिए चारों में। तो काश यहाँ पर ये आश्चर्य का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर आश्चर्य वाले 2 नहीं हैं तो 2 को हटा देते हैं। जिंदा होता तो ये प्रश्नवाचक भी नहीं लगेगा पीछे साथियों, नॉर्मल सा चिन्ह लगेगा, ये प्रश्नवाचक नहीं लगेगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आपका 2nd विकल्प सही है प्रश्न नंबर 29 में। अब अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? मिष्ठान्न, वाल्मीकि, मनोकामना और प्रज्वलित। प्रज्वलित में ऐसे ही एक जे आता है 2 जो जैसे ये प्रज्वलित में इस प्रकार से लिखते हैं ना प्रज्वलित, तो साथियों प्रज्वलित ये वाला गलत है, यही सही है। वाल्मीकि बिल्कुल सही है आपका आंसर, मिष्ठान सही है, लेकिन मनोकामना जो शब्द है साथियों ये पूर्ण रूप से मन है कामना होता है, ये पूर्ण रूप से अशुद्ध है। मिष्ठान में साथियों मेरे हिसाब से थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है, मिष्ठान इस प्रकार से लिखा जाता है तो ये भी फिर अशुद्ध हो गया। तो साथियों पहला तीसरा दोनों राइट मान लिया जाएगा क्योंकि मिष्ठान में टाइपिंग मिस्टेक थी, नहीं तो बाकी शुद्ध लिखा था। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प फिर भी फर्स्ट चॉइस है, बाकी ये भी आपका राइट आंसर है। तो साथियों कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर जाइएगा। इसके बाद 2 टेस्ट और आ रहे हैं तो उनको भी जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।